के माध्यम से आप देख सकते हो कि किस तरह से चीज़ों को निकाला गया है। चलो इसको बताएं। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जो यहाँ पे प्रश्न अब दिख रहा है आपको, तो इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद काम मोहन छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में एक को कितना दिन लगेगा, ठीक है। अब इस तरह के जब प्रश्न होते हैं तो यहाँ पे 2 से 3 मेथड आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इनकी क्षमता आपको पता होना चाहिए। जैसे यदि मोहन 25 दिनों में एक काम को पूरा करता है, तो मोहन की यदि हम बात करें तो मोहन एक दिन में कितना करता है? मोहन एक दिन में कितना करता है? जब 25 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में 1/25वां भाग करेगा। इसी तरह से सोहन की यदि हम बात करें कि सोहन एक दिन में कितना काम करता है, यदि वह एक काम को 20 दिनों में करता है, मतलब एक दिन में वह कितना काम करता है? 1/20 काम करता है। ये हमने देख लिया। तो दोनों का एक दिन का काम निकाल लिया, और एक दिन का जो काम होता है इसी को हम बोलते हैं इनकी क्षमता। तो इनकी क्षमता हमें निकल गई, ठीक है। अब बोला गया कि दोनों ने 5 दिन मिलकर काम किया। एक दिन में 1/25, एक दिन में 1/20। तो 5 दिन में दोनों साथ मिलकर करेंगे तो कितना करेंगे? इनको 5 से गुणा कर दो, इनको दोनों की क्षमता को जोड़कर 1/25 धन 1/20 × 5। ये आपका निकल के आ गया 1/5 धन 1/4 बराबर। यहां से यदि आ गया लघुत्तम लेके यदि आप हल कर लोगे तो यह आ गया 9/20। मतलब 9/20 काम इन्होंने 5 दिन में कर लिया। शेष काम कितना है? कोई भी काम एक होता है तो शेष काम यदि हम निकालेंगे तो शेष काम बराबर 1 ऋण 9/20 बराबर 11/20। मतलब 11/20 काम शेष बचा हुआ है। अब बोला जा रहा है कि शेष काम को सोहन को पूरा करना है जिसकी क्षमता है 1/20। अब सोहन अगर एक दिन में 1/20 काम करता है तो 11/20 काम करने में कितना दिन लगेगा? 11 दिन लगेगा। एक दिन में 1/20, 2 दिन में 2/20, 3 दिन में 3/20 और इसी प्रकार से 11 दिन में 11/20। आसानी से आपने निकाल लिया। ये आपका उत्तर आ गया 11 दिन। ये तो एक मेथड हो गया कि पहले आपने एक एक की क्षमता निकाली और उसके आधार पे आपने चीज़ों को निकाला। दूसरा आप इस तरह से कर सकते थे कि एक की क्षमता है 25, एक की क्षमता है 20, ठीक है, और कुल काम कितना होता है? 100 होता है, ठीक है। अब जो 25 वाला है इसकी क्षमता यहाँ पे कितना निकल के आ रही है? 4। 20 वाले की क्षमता निकल के आ रही है 5, ठीक है। जो काम हमने वहाँ किया था वही यहाँ पे तरीका थोड़ा सा बदल गया है। अब यदि हम बात करें दोनों का 5 दिन का काम, तो दोनों का 5 दिन का काम, ये एक दिन की क्षमता है तो 5 दिन की क्या हो जाएगी? 5 × 5 × 4 + 5, ठीक है। अब इसका आ जाए आपका 5 और 4 9, 9 बचे आपका यहाँ पे आ गया 45, ठीक है। मतलब 45 तो इन्होंने कर लिया। अब बचा कितना है? टोटल है 100, तो 100 - 45 बचा कितना? 55। अब 55 किसको करना है? सोहन को करना है। सोहन की क्षमता कितनी है? 5 है एक दिन की, तो 55 करने में कितना लगेंगे? 11 दिन लगेंगे। ये आपका आसानी से जवाब आ गया, ठीक है। तो पहला मेथड ज़्यादा आसान है, ये बेसिक है। यहाँ से चलिएगा कि पहले प्रत्येक जो भी इस तरह का सवाल हो उसमें पहले क्षमता हमें निकाल लेनी है, प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता निकाल लेनी है, और क्षमता निकाल लेने के बाद फिर जैसा प्रश्न में बोला जाए वैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने हल कर लिया है इतनी देर में, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर और बहुत ही आसान होते हैं, थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। 5:10 पर घंटे की सुई कितनी घूम जाएगी? मतलब 5:10 पर घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखने की इस तरह के प्रश्नों में क्या जरूरत होती है कि किसकी बात की जा रही है? घंटे वाली सुई की बात की जा रही है या मिनट वाले सुई की बात की जा रही है? ये ध्यान में रखने की जरूरत होती है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? घंटे वाली सुई। इस प्रश्न को ध्यान देना है कि घंटे की सुई, ये आप समझ लीजिए कीवर्ड है इस प्रश्न के लिए कि घंटे की सुई की बात की जा रही है। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो घंटे की सुई के लिए यदि हम बात करें, घंटे की सुई के लिए यदि हम बात करते हैं तो आप जानते हो कि सबसे पहले
कि घड़ी घंटे की सुई की बात करते हैं तो एक राउंड घंटे की सुई को लगाने में इस तरह से कितना समय लगता है, 12 घंटे का लगता है। मतलब घंटे की जो सुई है वो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। पूरा घूम गई तो 360 डिग्री का नहीं हुआ, तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। एक घंटे में कितने का कोण बनाएगी, एक घंटे में ये 360/12 मतलब 30 डिग्री। घंटे की जो सुई है ये आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पे कि एक घंटे की जो सुई है एक घंटे में वो 30 मिनट का कोण बनाती है। ये तो हमारा निकल गया पहला, इसको याद रखना है। अब एक घंटे की जो सुई है यदि हम बात करें तो एक घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। 60 मिनट होता है ना, मतलब 60 मिनट बराबर हो गया 30 अंश के। एक मिनट बराबर कितना हो गया, 30/60 के। मतलब एक मिनट बराबर हो गया 1/2 डिग्री। कहने का मतलब है कि जो घंटे की सुई है वो एक घंटे में तो 30 अंश का कोण बनाती है, लेकिन एक मिनट में ये जो कोण बनाती है 1.5 डिग्री का बनाती है। अब क्या बोला जा रहा है प्रश्न में कि 5:10, मतलब 12 से लेकर 5 बजेंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, और 10 मिनट बोला जा रहा है तो 10 मिनट बोला जा रहा है, 5 घंटे 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट। अब 5 घंटे, क्योंकि एक घंटे में ये सुई बनाती है 30 डिग्री का कोण, तो 5 घंटे में कितने का बनाएगी, 5 × 30 धन 10 मिनट की बात यहाँ पे हो रही है। एक मिनट में 1/2 का कोण बनता है, तो 10 मिनट में कितना बनेगा, 10 × 1/2। ये आ गया 5, 5 × 15, 150 + 5 बराबर 155 डिग्री का कोण बनेगा। आसानी से आप टिक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे याद क्या रखना होता है, क्या ध्यान में रखने की जरूरत होती है, बेसिक। जैसे मैंने बताया कि पहले घंटा की यदि बात हो रही, घंटे की सुई की, तो घंटे की सुई को लेकर हम निकाल लेते हैं। याद रखना चाहे तो आप याद भी कर सकते हो, हमेशा यही आएगा कि घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है और एक मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। याद कर लीजिए, आसान है। इसी तरह जब मिनट के बारे में होता है तो हम देखते हैं कि मिनट की जो एक सुई है जब वो 60 मिनट मतलब एक मिनट जब वो पूरा करती है तो वहां पर भी कितने का कोण बनाती है, वहां पर भी आपने देख लिया 360 का कोण बनाती है। तो उसी तरह से चीज़ों को वहाँ पर लेकर चलना है। तो ये आसान सा तरीका है, आप आसानी से हल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। इसको बताएं, कौन सी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। बहुत ही आसान सा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, बताएं। इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, बताएं। कौन सी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। इसके लिए एक आसान सा एक लाइन याद रखिएगा। कोई भी प्राकृतिक संख्या का जो वर्ग होता है उसके इकाई के स्थान पे कभी 2 नहीं हो सकता। याद रखिएगा, कोई भी प्राकृतिक संख्या का आप वर्ग निकाल के देख लीजिए, वर्ग करके देख लीजिए, उसके इकाई के अंक पर 2 नहीं आएगा। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा के लिए कि जब भी प्राकृतिक संख्या का हम वर्ग निकालते हैं इकाई के स्थान पर कभी भी 2 नहीं आता है। और यहाँ पर यदि हम देखें तो इकाई के स्थान पे 2 किस में दिया है, बी में, मतलब 2 बी वाला विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। चलिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है सर्वसंख्या का। कक्षा 8 से इसको हम पढ़ते आते हैं। कक्षा 6, 7, 8 में जब बीज गणित हम पढ़ते हैं हिंदी माध्यम में तो हम इस चीज़ को देखते आते हैं। तो चलिए बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही आसान सा है। ठीक है, ध्यान देना है, चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, 217x + 131y बराबर 913। 131x प्लस मतलब x और y का मान निकालना है। तो x y का मान कैसे निकलेगा, एक को आपको विलोपित करना पड़ेगा, किसी योग एक को। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे क्या दिया है कि इन दोनों को आप जोड़ लो। तो यदि आप इन दोनों को जोड़ने बैठते हो, क्यों मैंने कहा जोड़ लो, क्योंकि 217 131 217 131 संख्या सेम है, मतलब जब आप जोड़ोगे तो योग जो आएगा सेम ही आएगा। और जब आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 348 348x प्लस 348y बराबर, इन दोनों को जोड़ लो, 7 और 3 जोड़ लोगे 0 आ गया, 10 के 0, 2 और 1 3 और 1 4 आ गया यहाँ पे, और 9 और 8 17। ठीक है, 1740।
अब 384x प्लस 384y बराबर 1740। अब आप देखोगे तो 348 जो ये आया है, 348 गुणे यदि 5 करते हो ना तो आता है 1740। तो यहाँ पे क्या कर लेना है, x प्लस वाई बाहर कॉमन ले लेना है, 348 बराबर 1740। ठीक है, और जब कॉमन ले लेते हैं मतलब गुणा इस पक्ष के लिए, और दूसरी तरफ यदि हम करेंगे बराबर के दूसरी तरफ तो भाग में बदल जाता है, मतलब 1740 बटे 348 हो गया। इसको काट दो, ये आ जाएगा 5, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ये समीकरण नंबर 1 आपका हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या कर लेना है, एक समीकरण आसान हो गया। दूसरा क्या कर लेना है, इनमें से इसको घटा देना है। तो जब 217 में से 131 आप घटाओगे तो आएगा 86, 86x माइनस 86y बराबर, यहाँ पे जब आप घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 86। ठीक है, ये मैंने रफली किया है तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। अब यहाँ से 86 सब में है, कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, एक है x माइनस वाई बराबर 1। इन दोनों को ऊपर नीचे लिख के आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। और आप जब जोड़ते हो तो कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होता है। यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई कट जाएगा, ये आ गया 2x और 2x बराबर 6 आ गया, x बराबर यहाँ आ गया 3। ठीक है, और y का मान रखना निकालना है तो y के लिए इसकी वैल्यू कहीं ले जाके रख दो। मान लो पहले में हमने रख दिया x प्लस वाई बराबर 5 में रख दिया x बराबर 3, तो y बराबर आ गया 2। तो 3 और 2 ये जवाब होगा, बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा अभ्यास करना है और कहीं ना समझ में आए कल एक बार फिर से पूछ लेना है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी सवाल ना आए उसकी क्रम संख्या आप बता के दोबारा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप चर्चा करोगे कि ये प्रश्न नहीं समझ में आया तो निश्चित रूप से उसके बारे में चर्चा की जाएगी। चलिए इसमें हल भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 598 प्लस 479 स्क्वायर माइनस 598 माइनस 479 का स्क्वायर बटे इंटू में वही दोनों चीज़ें दे दी गई हैं। अब इतना कठिन ये दिया है कि इसका वर्ग यदि हम करने बैठ जाएं, जो हमारी पारंपरिक विधि है जिसको आप कह लीजिए कि ऊपर नीचे रखकर गुणा करने लग जाए, बहुत ही समय लग जाएगा। तो उधर हमें नहीं जाना है, हमें क्या शॉर्टकट कुछ खोजना है। क्या खोज सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इसने पूरे को हम मान लेते हैं ए, इतने पूरे को मान लेते हैं बी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक सर्वसमिका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। ठीक है, तो सेम सर्वसमिका को हमने यहाँ पर उपयोग करना है। अब लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, मतलब ए के स्थान पे क्या है 598 प्लस 489, तो 598 प्लस 489 ये तो हमने ए के स्थान पर लिख लिया। ठीक है, ए प्लस बी के स्थान पे क्या है 598 माइनस 479, ये 79 है 7 है, तो 598 माइनस 479, ये तो एक ब्रैकेट का पूरा हो गया कि a प्लस बी। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना होता है a माइनस बी, तो गुणे में ही है दोनों। तो अब a माइनस बी वाला कंटेंट हम पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे a के स्थान पे 598 प्लस 479 माइनस बी के स्थान पे माइनस 598। देखो अब a माइनस बी के स्थान पे ये है तो माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस हो गया, और जैसे ही ब्रैकेट खुलता है माइनस और माइनस का गुणा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस 479 बटे जो आपका लिखा था पहले वो लिख दो 598 इंटू 479। अब इसमें आप देखोगे तो दो चीज़ें कट जाएंगी, क्या क्या, पहले वाले में 479 कट जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस, दूसरे वाले में 598 कट जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस। अब ऊपर वाला यदि आप देखोगे a प्लस बी वाले में तो यहाँ पे आ गया 2 गुणे, ऐसे लिख सकते हो आप 2 गुणे 598।
ठीक है, क्योंकि 2 बार है 598, चाहे आप लिख दो 598 प्लस 598, हमने कर दिया 2 इंटू 598। ठीक है, फिर गुणे में ही था, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लग जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ गया 479, 479 मतलब 2 बार 479, मतलब 2 से इसको भी गुणा कर सकते हो, 479 बटे 598 इंटू 479। अब यहाँ से भी ये चीज़ें कट जाएंगी, बचा कितना 2 इंटू 2 बराबर 4। इसका मतलब ए विकल्प आपका सही उत्तर है। तो इस तरह से कुछ सर्व समीका हैं जो आपको याद रखना है। जैसे एक सर्व समीका होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक सर्व समीका होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन सबको याद रखने की हमें ज़रूरत है, तो हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और इसको जब बताता हूं, जिनको आता हो वो स्वयं से हल करने का प्रयास किया करें। ठीक है, इस प्रश्न को मैं आपको हिंट दे दूंगा, आपको स्वयं करना है और इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में करके बताना है, इसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी पे मैं छोड़ दे रहा हूं। क्या बोला जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या दी हुई है और बोला जा रहा है यदि यह 5% की दर से बढ़ रही है सालाना, तो 2 साल बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी। एक आपने सूत्र पढ़ा था, शायद आपको याद हो कि इस तरह का यदि कोई प्रश्न बनता था तो आपने पढ़ा था P इंटू 1 प्लस R बाई 100, चकित ब्याज वाला जो सूत्र पढ़ा था कि पावर n, उसी तरह से इसको हल करके लगाना है। और इसमें एक बार, क्योंकि क्या बोला गया है कि 5% की दर से सालाना बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको इस जनसंख्या को गुणे 100, देखो मैं लगा भी देता हूं कि इसको किस प्रकार से आप लगाओगे। देखो जनसंख्या है 176400, 5% की दर से बढ़ रही है, तो 1 प्लस आप कह सो 5 इंटू 100 पावर 2। ठीक है, ये हो गया 6400 इंटू 105 बटे 100 पावर 2, ये हो गया 176400। इसको हल कर दो, आ गया 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20। हल कर लेना, जो आ जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो आ जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, इसको हल करके आपको बताना है कि कौन सा उत्तर आया, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको बताएं। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। देखो इसके लिए कोई सूत्र नहीं है, सिर्फ दिमाग है, और अभ्यास जितना आप करोगे इस तरह के प्रश्नों को उतना बेहतर आप कर सकते हो। तो चलिए करिए, इसको हल करके बताएं। इसको हल करके बताएं। 4, 18, 48, 100 ... 294, 448। चलिए जवाब दीजिएगा। देखो अब यहां पे आया है 4 का हम सोचते हैं तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 का पावर 3, या दूसरे शब्दों में इसको आप 4 को बोल सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 को पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 4। इसी तरह 18 को आप लिख सकते हो 3 का पावर 3 माइनस 3 का पावर 2। देखो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 में से आप 9 घटा दो, आ जाएगा 18। ठीक है, इसी तरह 48 को लिख सकते हो 4 पावर 3 माइनस 4 पावर 2। इसी तरह 100 को लिख सकते हो 5 पावर 3 माइनस 5 पावर 2। अब ये जो क्रम चल रहा है 2 3 4 5, मतलब अगला जो हमें ज्ञात करना है ये 6 होगा। क्रम क्या चल रहा है 6 का पावर 3 माइनस 6 का पावर 2। 6 36 छक्का 216 माइनस 36 बराबर 180। 180 है जवाब में, जी हाँ 180 है आपका सही उत्तर। इसमें सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं कि एक ही ट्रिक लगे, हो सकता है कुछ और आप रिलेशन निकाल ले जाएं और भी ट्रिक यहाँ पे लग सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि यही ट्रिक लगे, जो आप रिलेशन निकाल ले जाएंगे वो ट्रिक यहाँ पे लग सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखो यदि आपको ये सीरीज पसंद आती है और आप चाहते हो मैथ का डिस्कशन हो तो बताइएगा, अन्यथा हम बिहार स्पेशल का डिस्कशन प्रारंभ कर देंगे, मतलब बिहार राज्य विशेष का। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कम से कम मैथ के 2-3 डिस्कशन हो जाए, कम से कम एक वर्ष के प्रश्न पत्रों का हम डिस्कशन कर लें तो चीज़ें हमारी बेहतर हो जाएंगी। जो लोग घबराते हैं उनके लिए भी यहाँ पे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चलिए इसको बताएं। यहाँ पे एक फार्मूला होता था
NCR, जिसको मैथ पढ़ा होगा जिसने वही कर सकता है इसको। एक फार्मूला होता था NCR बराबर n फैक्टोरियल, इसको ये जो चिन्ह लगता है इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, बटे n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये एक चिन्ह होता है, ये आपको पता होना चाहिए। NCR बराबर n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब इसी तरह से यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, क्या है, n के स्थान पे है 2n, तो 2n c, r के स्थान पे है 3, बराबर क्या है यहाँ पे n c2। अब यही फार्मूला आपको लगा देना है, मतलब NCR बराबर n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर। n फैक्टोरियल के स्थान पे क्या है 2n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर के स्थान पे मतलब 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। जो मैथ वाले हैं वही इसको बेहतर समझ सकते हैं, नहीं तो बाकी लोगों को समस्या होगी और इसमें आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। ठीक है, फार्मूला याद कर सकते हैं तो आप याद कर सकते हैं, n फैक्टोरियल अपान n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आपका आ गया। अब ये जो फैक्टोरियल लगा होता है इसमें जैसे अभी हम पहले में क्या कर सकते हैं कि अगर हम 2n बाहर करें, ठीक है, तो अंदर आ जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो उसको भी हम बाहर करेंगे 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, इतना हम बाहर कर लिए। अब यहाँ पे अंदर बचेगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और नीचे भी है यही चीज़ 2n माइनस 3, इसीलिए हमने इतना विस्तार किया है। तो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल नीचे भी है, वो पड़ा रहेगा ऐसे, और 3 फैक्टोरियल के स्थान पे हम यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब ये जो फैक्टोरियल होता है इसमें से एक आप घटाते जाओ लिखते जाओ। जैसे 2n फैक्टोरियल है, यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे 2n फैक्टोरियल है इसको आप लिख सकते हो 2n गुणे 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, या इसको ऐसे अनंत तक आप खोलते चलो जाओ 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो आपका ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल आपका कट गया। ठीक है, यहाँ से 2 और 2 भी कट गया। अब यहाँ पे क्या बच गया है n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, इसको कहीं नोट कर लेंगे क्या बचा है यहाँ पे n, इसको भी यहीं रहने देते हैं। ठीक है, अब इसी को भी दूसरे वाले को भी इसी तरह से खोल देते हैं n फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस 2 नीचे है तो n इंटू n माइनस 1 कर देंगे, n माइनस 2 फैक्टोरियल, इस पर रोक देंगे, फिर आ जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये दोनों आपस में कट गए। यहाँ भी क्या बचा n इंटू n माइनस 1 बटे 2 बचा। अब इसी तरह से क्या करना है, दोनों को बराबर रख के आपको हल कर लेना है, जो भी आंसर आए वो आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखो इसमें एक चीज़ और कट जाएगा, क्या, जब अभी हम दोनों को बराबर करेंगे रखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2n माइनस 2, यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे तो n माइनस 1 आ जाएगा, और n माइनस 1 यहाँ भी दिया है, ये चीज़ें आपस में कट जाएंगी और n की वैल्यू आपको हल करके अब निकाल लेना है। ठीक है, तो जो लोग मैथ लिए हैं उनके लिए आसान है, जो लोग मैथ नहीं लिए हैं उनको लिए ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, NCR बराबर n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, तभी आप कर सकते हो। और मैं कहूँगा जो लोग मैथ नहीं लिए हैं इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत इस प्रश्न के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताओ, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, बताएं, जवाब दीजिए इसका। बोला जाए यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, चलिए जवाब दीजिए। तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, अच्छा प्रश्न है, सभी से जवाब अपेक्षित है, जवाब दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। चलें जवाब दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो अभीष्ट औसत बोला जा रहा है यहाँ पे, तो अभीष्ट औसत यदि आप निकालोगे, अभीष्ट औसत, तो आपका आज बहुत आसान है, अभीष्ट औसत बराबर यहाँ पे आ जाएगा m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तो m प्लस n निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा अभीष्ट औसत बराबर
एम एन स्क्वायर प्लस एन इंटू एम स्क्वायर, एन एम स्क्वायर अपान किसका निकाला जा रहा है, एम प्लस एन का निकाला जा रहा है। ठीक है, एम एन यहाँ पे कॉमन हो गया, एम प्लस एन ऊपर बच गया, हर में भी एम प्लस एन बच गया, ये दोनों कट गए, बचा एम एन। एम एन सी विकल्प आपका सही उत्तर है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, औसत का था, इसमें घबराने की कुछ भी बात नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इसको बताएं, दो विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के लिए कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक हो। चले बताएं, प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक हो तो कितने तरीके हो सकते हैं। प्रायिकता का एक प्रकार से प्रश्न है, लेकिन मैं सिंपल तरीके से बता दूंगा बहुत ही अच्छे से। बोला गया दो विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के लिए कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम अवश्य मिलना चाहिए। तो मान लीजिए टोटल 12 कलम है, तो यदि पहले को 2 दे दिया, मान लो ए और बी हैं, पहले को 2 दे दिया तो दूसरे को 10 मिलेंगे, और कम से कम एक को 2 मिलने चाहिए, इसलिए कम से कम 2 एक को मिलने चाहिए, इसलिए 2 से हमने शुरुआत की है। मान लीजिए इसको हमने 3 दे दिया तो इसको 9 मिल जाएंगे, इसको हमने 4 दे दिया तो इसको 8 मिलेंगे, इसको हमने 5 दे दिया तो इसको 7 मिलेंगे, इसको हमने 6 दे दिया तो इसको भी 6 मिल जाएंगे, इसको हमने 7 दे दिया तो इसको 5 मिल जाएंगे, और इसको यदि हमने 8 दे दिया तो इसको 4 मिल जाएंगे, इसको यदि हमने 9 दे दिया तो यहाँ पे आपके 3 मिल जाएंगे, और यदि हमने इसको 10 दे दिया तो यहाँ पे इसको 2 मिल जाएंगे। क्या यदि हम इसको 11 देंगे तो इसको कितने मिल जाएंगे, 1। और यहाँ पे क्या बोला गया, कम से कम 2 कलम मिलनी चाहिए एक को, तो मतलब ये वाला नहीं होगा, हमें मतलब 10 पे आके रुकना होगा। अब कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तरीके हो गए, तो इसका जवाब क्या होगा, 9। इतनी आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न को यदि आप पढ़ेंगे ना तो रास्ता अपने आप निकल जाएगा। तो प्रश्न कम से कम, मैथ के प्रश्न हो, कम से कम 2 बार हमें पढ़ने की जरूरत है, तब हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यदि अच्छा लगता है, आप चाहते हो मैथ के प्रश्न आपको हल कराए जाएं, ठीक है, जो सीरीज चल रही है सही है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, अन्यथा बिहार स्पेशल जो आपका है, बिहार राज्य विशेष, उस पर हम आ जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे है, यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं क्रमशः 1.5:1 के अनुपात में हैं तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आप जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ 2 हैं तो एक को कर लो पाई r1 स्क्वायर, दूसरे को कर लो पाई r2 स्क्वायर, यही अनुपात आपको निकालना है। अब त्रिज्या में अनुपात कितना दिया है, 1.5। त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, r से। तो एक का, पहले का यदि हम बात करें तो पाई r के स्थान पे है 1.5 का स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। दूसरा पाई r2 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। पाई से पाई आपका हो गया कैंसिल, और 15 गुणे 15 आप करते हैं, दशमलव लगा है तो आ जाएगा 2.25, और 1 गुणे 1 करते हैं 1 आएगा। तो अनुपात क्या आ गया यहाँ पे, 2.25 अनुपात 1, मतलब कि सी विकल्प आपका सही उत्तर है। तो आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हो, मिनटों में कर सकते हो। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो सिर्फ फार्मूला बेस्ड प्रश्न हैं, जहां आप आसानी से कर सकते हो, ऐसे प्रश्नों को आपको तैयार करना है। और कैसे तैयार होगा, जब इसी प्रश्न को आप, मान लीजिए किसी को कुछ भी नहीं पता है, 0 पता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको जब आपने देखा तो पता चला भैया पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल होता है वृत्त का, r त्रिज्या होती है वृत्त की। और जब आप इसी को बार बार लगाओगे ना, 10 बार लगाओगे ना, तो इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा गलत नहीं होगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, एसएससी बैंकिंग रेलवे की पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है मैथ के लिए। सिर्फ पिछले 5 वर्षों में कितने प्रश्न मैथ के पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को आप 10-10 बार कम से कम सॉल्व कर लीजिए, आपकी टेंशन कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, देखो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, और इस तरह का प्रश्न आता है कि कोई एक गिलहरी है, वो चढ़ रही है पेड़ पे, एक प्रयास में इतना चढ़ती है फिर फिसल जाती है, दूसरे प्रयास में इतना मीटर चढ़ती है फिर फिसल जाती है, तो आपको उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को पढ़िए, अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे से हमें हल करना है। एक नल पानी की किसी टंकी को करीब 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो
और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब टंकी भरने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। चलो बताओ भैया कितना समय लगेगा। देखो इस तरह के यदि कोई भी प्रश्न हो, ठीक है, तो हमें जो हम मानते हैं कि माना टंकी की जो गहराई है या टंकी की जो क्षमता है, जब हम मानने बैठते हैं या मान लीजिए किसी वृक्ष पे हमने बोल दिया कि इस वृक्ष पे चढ़ रही है गिलहरी, बार बार फिसल रही, तो हमें मान लेना चाहिए जो उनकी ऊंचाई है या जो गहराई है वो दोनों के गुणा करने से, मतलब गुणन के आप कह सकते हो बराबर होनी चाहिए। जैसे यदि इसमें 3 घंटे और 4 घंटे की बात है तो इसमें हमें टंकी को मान लेना चाहिए या तो 12 लीटर या तो हमें 24 लीटर, मतलब 12 के गुणांक में मानना चाहिए, तो हम आसानी से इनको हल कर पाते हैं। ठीक है, मान लिया हमने यहाँ पे मान लिया उदाहरण के रूप में हमने यहाँ मान लिया कि टंकी की जो क्षमता है वो 12 लीटर है। टंकी की क्षमता कितना मान लिया हमने, 12 लीटर मान लिया, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है, तो क्षमता हम कुछ भी मानते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही मैथ की खूबसूरती है। ठीक है, कि आप चाहे जो मान लीजिए। फिर इसके बाद टंकी बोला जा रहा है कि यदि टंकी 1/3 भरी है और 12 का 1/3 कर लो आप, 12 का 1/3 मतलब 12/3, मतलब टंकी जो है ये 4 लीटर भरी है। अब अगर टंकी 4 लीटर भरी है तो खाली कितनी है, 8 लीटर टंकी खाली है। मतलब कि अब हमारा जो प्रश्न हल होगा इसी 8 लीटर से हल होगा। कैसे, क्योंकि भैया जब 4 लीटर पहले ही भर गई है तो वो तो नहीं भरना है, हमें जो खाली है उसको भरना है ना। तो खाली कितनी है, 8 लीटर है, अब इसी को भरना है। अब इसी के संदर्भ में 3 घंटे में भर जाती है और दूसरा उसको 4 घंटे में खाली कर देता है। ये कब था, जब पूरी टंकी की बात थी तब की बात हो रही है। अब 8 लीटर ही भरना है। ठीक है, तो यदि पहला नल 1 घंटे भरेगा, पहला नल यदि हम बात करें कि 1 घंटे भरेगा तो कितना भरेगा, पहला नल जो है किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। तो पहला जो नल है जो एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, जब हम बात करते हैं तो पहला नल 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में यदि हम बात करें तो 12/3 भाग, यही तो भरेगा ना 1 घंटे में, मतलब 4 लीटर भरेगा। पहला नल एक टंकी को 3 घंटे में भर देता, मतलब 12 लीटर वह 3 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में वो भरेगा 4 लीटर। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा नल है वो दूसरा नल क्या करता है, दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। अब अगर 12 लीटर की टंकी है तो इसको 4 घंटे में खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा भाई, 1 घंटे में ये खाली करेगा यदि हम बात करें तो 3 लीटर। 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 12/4 कर दो बराबर 3 लीटर। ये आपका निकल के आ गया कि एक नल जो भर रहा है वो 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा, दूसरा 1 घंटे में 3 लीटर खाली करेगा। अंतर कितना आ रहा है, अंतर इनमें आ रहा है 1 लीटर। मतलब यदि दोनों को हम एक साथ चला दें, यदि दोनों नल को हम एक साथ चला दें तो टंकी हमारी कितनी भरेगी, सिर्फ 1 लीटर भरेगी। क्यों, क्योंकि एक 4 लीटर 1 घंटे में भरेगा, दूसरा 3 लीटर खाली कर देगा, तो भरेगा कितना, 1 घंटे में सिर्फ हमारी जो टंकी है वो 1 लीटर भरने वाली है, भले ही उसकी क्षमता ज़्यादा है। अब अगर एक टंकी जो है 1 लीटर 1 घंटे में भरने वाली है तो अब कितना भरना है हमें, क्योंकि 4 तो पहले भरा है, भरना 8 है, तो 8 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है तो 8 लीटर भरने में कितना, 8 घंटे। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, 8 घंटे सही उत्तर हो गया। अब जिनको ना समझ में आया हो एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। इस तरह के जब प्रश्न होते हैं तो हमें जो मानना होता है टंकी की गहराई या पेड़ की लंबाई, वो उन्हीं के गुणनफल में मानना होता है, तो चीज़ों को हम आसानी से कर सकते हैं। हमने मान लिया इस प्रश्न के लिए कि टंकी की कुल जो गहराई है वो 12 लीटर है, क्षमता 12 लीटर है। अब जब हमने देख लिया क्षमता 12 लीटर है, टंकी की जो क्षमता है वो 12 लीटर है और प्रश्न में कहा जा रहा है कि टंकी 1/3 भरी हुई है, 1/3 भरी हुई है, तो 12 का 1/3 हमने निकाल लिया, मतलब कि 4 लीटर भरी हुई है। खाली कितनी है, 8 लीटर। अब जो हमारा सवाल है वो इसी 8 लीटर पर डिपेंड करता है, ना कि 12 लीटर पर। अब 8 लीटर हमने निकाल लिया कि भैया 8 लीटर खाली है, इसी को हमें भरना है। अब फिर हमने देखा कि जो टंकी में दोनों नल लगे हुए हैं, एक 3 घंटे में भरता है, एक 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो जो 3 घंटे में भरता है वो 1 घंटे में कितना भरेगा, 12 लीटर की टंकी है तो वो भरेगा 4 लीटर। जो 4 लीटर खाली करता है वो 1 घंटे में कितना खाली करेगा,
3 लीटर खाली करेगा। मतलब यदि दोनों को एक साथ हम चला दें और टंकी में पानी ना हो तो 1 घंटे में कितना भरेगा? सिर्फ 1 लीटर भरेगा। और हमें भरना कितना है? 8 लीटर। तो 8 लीटर में 8 घंटे। इतना सिंपल है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसको ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और बार बार कहता हूं 10 प्रश्न लगाने की जरूरत नहीं है, एक तरीके का एक प्रश्न लगाइए, बार बार लगाइए, वहीं से चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। और जिनका मैथ वीक होगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि आपको मैथ में समस्या हो रही है, जो भी ऐसे छात्र हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। आपके लिए कुछ अलग से सेशन ले लूँगा और उसमें मैथ को हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो जो भी ऐसे हमारे छात्र हैं जिनका मैथ कमज़ोर है, प्लीज़ आप बताइएगा, आपके लिए एक अलग से सेशन लेकर आपके मैथ को बेहतर करने में हम महती भूमिका निभाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मैथ कमज़ोर है तो बिना शर्म के, बिना किसी झिझक के आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमारे लिए एक बेहतरीन सेशन, अलग से सेशन लीजिए जिससे हमारा मैथ बेहतर हो। हम प्रयास करेंगे, लेकिन जब आप बताओगे तभी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49 का अगला पद क्या होगा? बताएं, इसका अगला पद क्या होगा? जैसे अभी एक सवाल हमने देखा था इस तरह का, उसी तरह का ये दूसरा है। अब शायद इसमें दूसरा कुछ फार्मूला लग जाए। चलिए बताएं, चलिए जवाब दीजिए। 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49। अब देखो इसमें एक को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का वर्ग लिख दें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरे को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का वर्ग माइनस 1 तो हम कर नहीं सकते क्योंकि 1 है। ठीक है, दूसरे को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का वर्ग माइनस 1 लिख सकते हैं। देखो आप, दूसरे को क्या 2 का वर्ग माइनस 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4 में से 1 घटाओगे 3। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, 3 का वर्ग हमने लिख दिया। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं और 15 पे पहुंचते हैं, 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का वर्ग माइनस 1 लिख सकते हैं। 4 चौक 16 में से 1 घटा दिया 15। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का वर्ग लिख सकते हैं। 35 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 का वर्ग माइनस 1। तो मतलब जो है हमारा क्रम आ रहा है ये इसी तरह आ रहा, पहले में वर्ग हो रहा है उस संख्या का, दूसरे में वर्ग करके 1 घटा दे रहे हैं, यही क्रम चल रहा है। इसी तरह से अगला क्या हो जाएगा? 7 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला जो डॉट डॉट लिखा है वो क्या हो जाएगा इस क्रम के अनुसार? 6 हुआ, 7 हुआ, 8, मतलब 8 का वर्ग माइनस 1। 8 अठाई 64, 64 माइनस 1 बराबर 63। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो ये तब होगा जब आप रेगुलर प्रयास करोगे, तभी ये चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। ठीक है, तो रेगुलर प्रयास बहुत ज़रूरी है, नियमित अभ्यास बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, क्या बोला जा रहा है यहां पर? यदि x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7 तथा x माइनस वाई बराबर 1 हो तो आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x और y है, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? देखो, एक तो आयत ये है, आयत का विकर्ण ये होता है, ये जो हमने डॉट डॉट खींचा ये विकर्ण होता है। और यदि हम सामान्य तौर पे समझें तो ये हमारा एक प्रकार से क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। और ये जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग बराबर हमने पढ़ा है क्या? आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये हमने पढ़ा है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कहने का मतलब है कि यदि हमें ये पता हो जाए लंबाई और चौड़ाई तो हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसको निकालने जाते हैं तो क्या आएगा? देखो, इस आधार पे यदि हम निकाल लें कि x और y दे रखा है इन्होंने, तो ये कितना हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबर यदि हम ऐसे पढ़ लें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर। मतलब ये जो कर्ण विकर्ण है, ये इसकी जो लंबाई आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन अभी तो हमें एक्स और वाई का मान ही नहीं पता है, तो हम कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखा है? 7 लिखा है। ठीक है, और अभी आपने पढ़ा था ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर एक सर्वसमीका ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसका मतलब एक ब्रैकेट में x प्लस वाई इसको लिख सकते हो, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई लिख सकते हो, बराबर 7। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और यहाँ पे क्या दिया है? x माइनस वाई बराबर 1, इसका मान ला के यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे क्या आ गया? x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। दूसरा समीकरण उठा लो, x माइनस वाई बराबर 1, y से y कट गया, दोनों को जोड़ दो, 2x बराबर आ गया 8, x बराबर आ गया 4,
और जैसे ही x बराबर 4 आया, यहाँ पे आप ला के रख दो तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 4 और 3 मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान यदि आप निकालोगे तो यहाँ पे आ गया 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9 बराबर 25, और कर्ण का वर्ग बराबर आया है 25, तो कर्ण बराबर कितना आ गया, √25 बराबर 5 सेंटीमीटर आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो झंझट थी, सबसे ज़्यादा जो विवाद था, वो कहीं ना कहीं सिर्फ इसी को लेकर था कि हम x और y का मान कैसे निकालेंगे। सर्वसमीकरण लगाया, x y का मान निकल गया, और हम जानते हैं कि इसको निकालने के लिए कि यदि हम आयत का आधा कर दें तो एक समकोण त्रिभुज हो जाता है, और इसका जो विकर्ण होता है ये कर्ण के बराबर होता है समकोण त्रिभुज के। ठीक है, तो इसको हमने आसानी से देख लिया कि इसको निकालने का तरीका क्या है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, और उसी आधार पे हमने इसको हल कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और देख लेते हैं। चलिए इसको बताएं। 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60 विद्यार्थी नहीं है, यहाँ पे 60% है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे 60% है, ठीक है, 60%, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 35% शतरंज खेलते हैं, 10% विद्यार्थी ना तो कैरम खेलते हैं ना तो शतरंज खेलते हैं। केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखो क्या बोला जा रहा है, विद्यार्थियों की एक कक्षा में 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, मतलब कैरम खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं, कैरम खेलने वाले खिलाड़ी हैं 80 का 60%, मतलब इसमें यदि हम देखें तो 48 खिलाड़ी हैं जो कैरम खेलते हैं। ठीक है, दूसरा खेल क्या है, शतरंज है। शतरंज कितने लोग खेलते हैं, 45%, मतलब 80 गुणे 45 बटा 100। ठीक है, यहाँ से आ गया 20 पंचे 100, 20 चौक 80। ठीक है, और इसको आप हल कर लोगे तो 45 गुणे 4, यहाँ पे आ गया 5 9 45, मतलब 36 बच्चे ऐसे हैं जो आपके शतरंज खेलते हैं। बोला गया है 10% विद्यार्थी ना तो कैरम खेलते हैं ना तो शतरंज खेलते हैं, तो कुछ ना खेलने वाले की संख्या कितनी हो गई, 80 गुणे 10 बटा 100 बराबर 8 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं। ठीक है, अब ये 3 आंकड़ा निकल गया। अब क्या बोला जा रहा है कि केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। अब केवल शतरंज वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको बताना है, तो शतरंज वाले विद्यार्थियों की यदि हम संख्या बताएं तो इसमें आपने देखा कि यदि आप दोनों को जोड़ दो, कैरम और शतरंज दोनों को जोड़ दो तो कितनी संख्या आ रही है, 48 और 36, ये आ जा रहा 8 और 6 14, 4 और 3 7 1 8, 84 आ रहा है। मतलब विद्यार्थी 88 है लेकिन यहाँ पे आ रहा है 84। और इसमें आपने देखा कि 8 लोग ऐसे हैं, 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो आपने देखा कि जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, मतलब ठीक है। तो अब इसमें यदि हम देखें तो कोई भी खेल यदि नहीं खेलते हैं तो खेल में भाग लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 80 में से 8 निकाल दो, मतलब सिर्फ 72 विद्यार्थी ऐसे हैं, 72 विद्यार्थी ऐसे हैं जो खेल खेलते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी के लोग नहीं खेलते हैं। अब यदि इसमें से आप देखो 84, क्योंकि खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दोनों अलग अलग देखें तो 84 आ रही है, जिनमें केवल 72 ही खेलते हैं, तो 72 में से 84 में से 72 घटाओ कितना आ गया, 12 आ गया। मतलब अंतर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में शामिल हैं, 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में शामिल हैं, शतरंज भी खेलते हैं साथ ही साथ कैरम भी खेलते हैं। अब क्या आपसे पूछा जा रहा है कि शतरंज खेलने वाले, केवल शतरंज खेलने वाले की संख्या कितनी है, तो शतरंज कुल देखा था हमने 36 में से हम 12 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 24 सही उत्तर है, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, कहीं ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। निश्चित रूप से अपनी तरफ से हर संभव प्रयास होगा कि आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जाए और जितनी हो सकती है उतनी आपकी मदद की जाए। चलिए अगला प्रश्न, इसको बताएं। चलिए आसान सा प्रश्न है, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूं, फार्मूला बता देता हूं, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। एक सूत्र होता है x की क्यूब माइनस वाई का क्यूब बराबर x माइनस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान दिया है 117/8। ठीक है, x माइनस वाई का मान दिया है 3/2।
आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स का मान या एक्स वाई का मान पूछा जा रहा है। तो इसका मान निकालना है, ये इधर चला आएगा, गुणा भाग कर लो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सर्वसमीका जिनको याद होगी ना उनके लिए समस्या नहीं है। सर्वसमीका से जुड़े हुए काफ़ी प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। देखो ये प्रश्न आपको देखना है, अच्छा प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। क्या बोला जा रहा है, यदि 5 की घाते एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 125 की घाते 2x धन 1, ये पूरा का पूरा बात जो लिखा है सर्वसमीका ये घात में ही है। ठीक है व्यंजक। अब इसमें क्या दिया गया है, घात आपस में दी हुई है, तो इसको हम जैसे लिखा है यहाँ पे 5 की घाते लिखा है एक्स स्क्वायर धन 2x धन 7, ठीक है, लिखा रहने दो, बराबर। अब यहाँ 125 लिखा है, 125 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की घाते 3 लिख सकते हैं कि नहीं। 125 मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 बराबर 25, गुणे 5 बराबर 125, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आगे हम क्या कर देंगे, 125 को ऐसे लिख देंगे 5 की घाते 3 और बाहर पूरी होल घात जो लिखी है 2x प्लस 1 ऐसे लिखा रहने देंगे। अब हमने एक चीज पढ़ा है, एक सूत्र पढ़ा है, क्या, जब घातों का घात होता है तो आपस में गुणा कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है, तो 2 की घाते 2, फिर ब्रैकेट में और ब्रैकेट क्लोज करके उसकी घाते 2। तो जब ऐसे लिखा होता है कि घातों का घात है तो इनको आपस में गुणा कर दिया जाता है घातों का। तो यहाँ भी क्या किया जाएगा, आपस में घातों का गुणा किया जाएगा। अब देखो 5 की पावर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। अब यहाँ पे क्या होगा, घातों का घात आपस में गुणा, मतलब अब ये हो जाएगा 5 की घाते 3 से इनमें गुणा हो जाएगा 6x प्लस 3 या 6x प्लस 3। अब देखो बराबर के दोनों तरफ जो बेस है वो बराबर है, और जब दोनों तरफ बेस बराबर हो जाता है तो ये आपस में कट जाता है और सिर्फ घातें लिखी जाती हैं। मतलब एक्स स्क्वायर धन 2x धन 7 बराबर 6x धन 3 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये आपस में कट जाते हैं, सिर्फ इनकी जो घातें होती हैं ये बराबर में लिखी जाती हैं, इतना आपको समझना है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, इसको पक्षांतर कर लो, इधर धन 6x है, इधर आएगा ऋण, और 6x में से 2x घट जाएगा, ऋण 4x आ गया, और यहाँ पे यदि हम बात करें तो 3 भी इधर आ जाएगा तो धन 4 आ गया बराबर 0। अब इसको आपको हल करना है, गुणा करने पे 4, जोड़ने पे -4, कौन सी ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। मतलब यदि -2x को -2x से गुणा करते हो तो धन 4 आएगा, यदि -2x को जोड़ देते हो तो ऋण 4 आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, x कॉमन आ गया एक ब्रैकेट में, x -2, ठीक है, यहाँ पे -2 कॉमन हो गया, x -2, ये आ गया x -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x -2 का होल स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे x का मान पूछा जा रहा है कि x का मान कितना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा 2, क्योंकि बराबर 0 है, हमने लिखा x -2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पे क्या आ गया, x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न देखना है तो अब कल देख लेंगे, क्योंकि आज की जो हमारी चर्चा है वो यहीं पे समाप्त करेंगे। तो यदि मैथ का ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे। यदि नहीं अच्छा लगा है तो भी बताइएगा कमियां क्या हैं, और जो लोग मैथ में, जिनकी मैथ में कमज़ोर स्थिति है, जो लोग मैथ में समस्या, उनको लगता है कि मैथ में समस्या होगी और थोड़ी सी मेहनत करने पे मैथ में अंक वो प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे सभी छात्रों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको मैथ में समस्या है। निश्चित तौर पे मैं रिप्लाई दूंगा और आगे किस तरह से आपको लेकर चलना है उसके लिए भी बताऊंगा। तो प्लीज़ जिनको मैथ में समस्या है वो अवश्य बताएं, आपके लिए एक अलग से कक्षा शुरू कर दूंगा और उसमें मैथ को हम बेहतर कर लेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और एक बार फिर से आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको 50,000 के क्लब में पहुंचाया। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।